सबसे पहले तो जो पाइथन लैंग्वेज हमें सीखनी है उसके बारे में मैं कुछ बातें तुम लोगों को बताता हूँ कि पाइथन लैंग्वेज में हमें क्या-क्या पढ़ना है, सिलेबस उसका कैसा है, कौन-कौन सी चीज़ें हमें यहाँ सीखनी है। तो देखो, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि पाइथन में स्टार्टिंग में हम लोग सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन हमें लास्ट में पढ़ना है। सेकंड पार्ट पाइथन का फर्स्ट हाफ अलग है और अगला हाफ अलग है। अगला क्या 70% हमें बेसिक्स ऑफ पाइथन ही सीखना है। जनरली जितने भी कंपनीज होती हैं तुम देखोगे अगर उनके इंटरव्यूज में तो वो पाइथन में लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी इसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछती है जो कंपनीज होती है तुम देखोगे। मैं दिखाऊंगा भी आगे, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्टिंग में तो सारे हम लोगों को ऑपरेटर्स जो है वो पढ़ने हैं, सारे ऑपरेटर्स। जैसे तुम लोगों ने सुना होगा अरिथमेटिक ऑपरेटर, तुम लोगों ने ये लॉजिकल ऑपरेटर सुना होगा, या बीट वाइज ऑपरेटर्स होते हैं यहाँ पे। अलग अलग ऑपरेटर्स हैं वो हमें पढ़ना है। उसके बाद मेंबरशिप ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, अलग अलग ऑपरेटर्स हैं। उसके बाद एक कंसेप्ट हम पढ़ेंगे कीवर्ड नाम की, ये कंसेप्ट है। कीवर्ड का मतलब होता है रिजर्व वर्ड्स। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो रिजर्व करके रखे हुए हैं पाइथन में। आप उसका काम, उसका यूज किसी और काम के लिए नहीं कर सकते। जो उसका काम है वही काम उससे कर सकते हो, कुछ और नहीं। जैसे तुम लोगों ने अगर सी प्रोग्रामिंग के बारे में तुम्हें नॉलेज होगा, अगर हमें एक मेमोरी बनानी है तो हम लिखते थे इंट एक्स। तो एक मेमोरी बनती थी एक्स नाम की। कभी तुम लोगों ने ऐसा तो बिल्कुल नहीं किया होगा कि ये जो एक्स नाम की मेमोरी है इसका नाम रख दिया होगा इंट इफ। मेमोरी का नाम इफ हम नहीं रख सकते। इफ एक रिजर्व वर्ड है, उसका काम कुछ और है। आप उसको एज अ वेरिएबल नेम नहीं यूज कर सकते। इंट फॉर ये भी नहीं लिख सकते। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि रिजर्व वर्ड्स जो है वही कीवर्ड्स हैं। रुको मैं एक बार देख लूँ वाईफाई कौन सा वाला कनेक्टेड है। ठीक है, तो अब देखो ऑपरेटर्स कीवर्ड्स हम पढ़ेंगे। उसके बाद आगे जाने के बाद हम लोगों को अलग अलग डेटा टाइप्स जो होते हैं पाइथन में वो सीखने हैं। इंट क्या है, उसके बाद और डेटा टाइप है फ्लोट है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे str, ये भी एक डेटा टाइप है। फिर लिस्ट पढ़ेंगे, फिर सेट, टपल, डिक्शनरी, ये सारे डेटा टाइप्स हम लाइन से एक एक करके सबको डिटेल में पढ़ेंगे। स्ट्रिंग भी जो है एक कॉम्प्लेक्स करके भी डेटा टाइप होता है। यहाँ पे इतने ही डेटा टाइप्स हैं, और भी दो चार हैं वो अलग है। उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे तो हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, इफ एल्स वगैरह जो होता है। एफ एलिफ भी होता है यहाँ पे। फिर हम पढ़ेंगे वाइल। डू वाइल नहीं, डू नहीं होता पाइथन में, डू है ही नहीं। अगर तुम कभी, अभी वो तो मेरा एक स्टूडेंट था बता रहा था पिछले लेक्चर में, मेरी जो पिछली पाइथन की बैच है उसमें, वो बोला मैंने कॉलेज में पूछा कि डू वाइल कैसे करते हैं, उन्होंने पूरा टाइप करके भी दिखाया। और डू होता ही नहीं, डू कीवर्ड ही नहीं है पाइथन में। और उसको पूरा टाइप करके भी दिखाया, ऐसा वो बता रहा था मुझे, पिछली जो हमारी बैच है। तो तब से वो लेक्चर को नहीं जाता। वो ये भी बता रहा है कि तब से मैं लेक्चर को जा नहीं रहा हूँ, उसी दिन से। तो वो पूरा ग्रुप ही है उनका। एक बैच होती है, पहले 3 दिन उनकी होती है, अगले 3 दिन अभी मैंने शुरू की तुम लोगों की। तो पहले 3 दिन की जो बैच है उसमें वो लोग आते हैं। उनकी बैच हो गई है लगभग, थोड़ा ही बाकी है, उनके 1-2 हफ्ते बचे हुए हैं। ये सब होने के बाद इफ एल्स हम देखेंगे। एलिफ वाइल हो गया। वाइल के बाद हम आगे जाने के बाद वाइल एल्स सीखेंगे। इफ एल्स जैसे होता है वैसे वाइल एल्स होता है। फॉर एल्स भी होता है। फॉर लूप तो हम सीखेंगे ही, फॉर एल्स भी सीखेंगे। जैसे हमने सी सी प्लस प्लस में इफ एल्स पढ़ा होगा, यहाँ पे फॉर एल्स भी होता है, ये भी पढ़ेंगे आगे। उसके बाद आगे जाने के बाद हमें फंक्शंस पढ़ना है। फंक्शंस पढ़ लेने के बाद फंक्शंस के भी अलग अलग टाइप्स है, बहुत सारी चीजें पढ़नी है उसमें। रिकर्शन पढ़ना है, रिकर्शन के बाद लैम्बडा एक्सप्रेशन पढ़ना है। मतलब इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, डेकोरेटर है, बहुत कुछ है। उसके बाद जब हम आगे जाएंगे तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन शुरू करेंगे। उसमें और भी चीजें होंगी, मुझे अभी नहीं याद होंगी, लेकिन और भी चीजें हैं, जितनी भी चीजें हैं कुछ भी छूटेगा नहीं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम क्लासेस क्या होता है वो पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट क्या होता है वो पढ़ेंगे। उसके बाद इनहेरिटेंस क्या है, कंस्ट्रक्टर क्या है,
पाइथन में डेटा हाइडिंग क्या है, मतलब अलग अलग ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें आगे पढ़नी है, तो उसको भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। आ जाओ, पाइथन के लिए आए हो? बैठो। तो ये चीजें हो गई क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब उसके बाद क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट होने के बाद इनहेरिटेंस, कंस्ट्रक्टर, उसके बाद और डेटा हाइडिंग करके भी एक कंसेप्ट है वो पढ़नी है। फिर बाद में आगे जाने के बाद फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ेंगे। मतलब पूरा सिलेबस होने के बाद हमें दो प्रोजेक्ट सीखना है, दो प्रोजेक्ट बनाने हैं। एक प्रोजेक्ट है मशीन लर्निंग का, मिनी प्रोजेक्ट हम सीखेंगे। और दूसरा प्रोजेक्ट जो होगा वो होगा एक स्नेक का गेम। ये सीख लेने से आप इससे रिलेटेड और भी गेम्स बना सकते हो आप। मैं भी दिखाता हूँ वो गेम कैसा है, जो मैं हर बैच में पढ़ाता हूँ बच्चों को। हाँ, मशीन लर्निंग वाला स्मार्ट कैलकुलेटर नाम का जो एप्लीकेशन है, इसमें क्या होगा, इसमें जैसे आप टाइप करते हो व्हाट इज द एडिशन ऑफ 5 एंड 6, तो मशीन बोलेगी 11। आप बोलोगे प्लीज ऐड 7 एंड 9, तो भी मशीन बताएगी। आई वांट टू सब्ट्रैक्ट 7 एंड 16, कुछ भी आपकी मशीन बताएगी, जैसा आप बोलोगे वैसा। हाँ, अब तक की जो बैच थी उसमें हम टाइप करते थे, लेकिन अब मैंने क्या किया है, एक कोड सीखा है जिसमें हम बोलेंगे। जैसे ही वहां पे दिखाई देगा लिसनिंग, वो तो मैं प्रिंट कराता हूँ लिसनिंग, इसलिए मुझे दिखता है। लिसनिंग दिखता है वैसे ही मैं बोलता हूँ। वो नहीं दिखता तो भी बोलना पड़ता है मुझे, वो तो मैंने प्रिंट कराया लिसनिंग, इसलिए मुझे दिख रहा है लिसनिंग। अगर वो मैं प्रिंट ना कराऊं तो फिर मुझे बोलना ही पड़ेगा, बोलूंगा वो टाइप हो जाएगी वो चीज। मैं बोलूंगा अगर व्हाट इज द एडिशन ऑफ 5 एंड 6, वो तुरंत टाइप हो जाएगा और तुरंत वो रिजल्ट मुझे बताएगा, दिखेगा वहां पे। हाँ, अब मैं ये सीख रहा हूँ इसी में कि रिजल्ट भी बोल के बताए, बिना इंटरनेट के चलेगा वो, उसके लिए इंटरनेट का कोई कुछ भी नहीं है। ये जो भी हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे बिना इंटरनेट से चलने वाला बनाने वाले हैं, हमें सब कुछ स्टोर करना है उसमें। तो बोलने वाले में भी बहुत सारी चीजें हैं कि अगर मेल वॉइस चाहिए आपको, फीमेल चाहिए, या फिर इंडियन किसी मेल की चाहिए, अलग अलग वो होते हैं, तो वो डाउनलोड करने पड़ते हैं आपको। कुछ लाइब्रेरीज होती है उनको डाउनलोड करना पड़ता है, आप वो भी कर सकते हो। तो ऐसे पूरा प्रोजेक्ट है जिसमें आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एलसीएम, बहुत कुछ कर सकते हो, और आपका एक सॉफ्टवेयर। हाँ, अगर आप ऐसी चीजें पूछ रहे हो जो आपने उसके अंदर डाला ही नहीं है, तब वो क्या बताएगा कि आई डोंट, सॉरी फॉर दैट, कुछ भी बता सकता है कि मुझे ये नहीं पता, नेक्स्ट टाइम आई विल डू फॉर यू, श्योरली आई विल डू फॉर यू, ऐसे कुछ तो बताएगा। तो ये पूरा आपको बनाना पड़ेगा, और फिर मशीन आपके हिसाब से काम करेगी, जैसा आप बोलोगे वैसे वो चलने वाली है। तो इसके लिए वो भी चीज सीखनी, स्नेक का गेम है वो भी हमें देखना है। जैसे मैं अभी पिछला जो मेरा लेक्चर हुआ है, जस्ट पिछले संडे के दिन ही मैंने फर्स्ट वाला वो लिया। कहाँ गया मैं, जैसे उनका कौन सा फोल्डर है, यहाँ पे नीचे पाइथन 4 PM, यहाँ पे देखो प्रोजेक्ट करके फोल्डर है। इसको मैं रन कराता हूँ, जैसे ही मैं रन करूंगा देखो यहाँ आ गया, हेलो आई एम मशीन, व्हाट मे आई डू फॉर यू, प्लीज आस्क। तो मैं लिखता हूँ प्लीज ऐड 45 एंड 76, तो ये बोल रहा है 121। देखो, आई वॉन्ट टू ऐड 1000, जो भी होगा, एंड 3, तो भी ये बताएगा। कितना भी बड़ा डेटा कुछ भी रहने दो, आपको रिजल्ट मिलेगा उसके अंदर। तो दिख रहा है सबको, थोड़ा क्लियर कर देता हूँ उसे। ठीक है। हाँ, तो ये है, मैं बोलता हूँ टेल मी अबाउट राहुल। ये बता रहा है राहुल इज स्टूडेंट ऑफ VSPI, ही नोज पाइथन, C++। ये मैंने स्टोर करके रखा हुआ है, इसलिए वो बता रहा है। मैं अगर टेल मी अबाउट मोहन बोलूँ तो नहीं बताएगा, क्योंकि मैंने वो स्टोर ही नहीं किया। तो आपको हर डेटा स्टोर करना पड़ेगा, तब वो चलेगा, नहीं तो वो नहीं चलने वाला। तो ऐसे एप्लीकेशंस आप बना सकते हो। और दूसरा मैं गेम दिखाता हूँ,
ये उसका, इसमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हो। रुको, अभी वो गेम मैं इस वीक बनाने वाला हूँ। इस वीक के संडे के दिन उनका जो गेम है वो सिखाने वाला हूँ उनको। तुम लोगों ने अगर आधा सीखा होता तो मैं तुमको बोलता आ जाओ संडे के दिन भी, और आ जाना अपने टाइम जब तुम्हारा होगा, तो डबल हो जाएगा तुम्हारा। तो प्रैक्टिस काफी अच्छी हो जाएगी। एक दिन में नहीं होगा उनका, 2 दिन, उनको 2 लेक्चर लगेंगे। तो 2-2 घंटे के, तब मैं वो पूरा कर पाऊंगा। लेकिन अभी तुम लोगों का कुछ हुआ नहीं तो उसमें बुला के भी कोई फायदा नहीं है। रुको देखो इस बैच में है क्या वो स्नेक वाला गेम। लेकिन इसमें कौन सा है, ये नहीं। हाँ ये स्नेक गेम, इस पर डबल क्लिक करता हूँ। हाँ ये गेम देखो स्टार्ट हो रहा है। ये देखो, ये मैंने स्क्वायर जो है इस तरीके से बनाया हुआ अपने हिसाब से। ये फूड मुझे दिखाई दे रहा है। इसको उसके पास जैसे ही मैं पहुंचूंगा, तो मैंने बोला है कि अगर मैं उसके पास पहुंचू फूड के पास, तो उस फूड को गायब कर दो और बॉडी में एक फूड ऐड करो, ऐसा लिखना पड़ता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, फूड ऐड हो जाता है लेकिन आप आगे जाते हो तो फूड रुक जाता है, तो आपको बोलना है वो वाला फूड भी चले उसके साथ। नहीं तो 2 आगे जाएंगे, 1 रुक जाएगा। तो 3 चलेंगे, फिर चौथा जैसे ही जोड़ोगे वो भी चले साथ में। सबको चलाना है, जितने जुड़ते जाएंगे। और मैंने बोला जब वो ऊपर पहुंच जाए, ऊपर मतलब तुम लोगों को वो पता है ग्राफ, ग्राफ में सेंटर में 0 होता है। बताओ, ग्राफ पता होगा ना ये जो ग्राफ है, इसमें तुम लोगों को पता है कि यहाँ पे सेंटर में ऐसे इसके अलग अलग क्वाड्रेंट होते हैं, सेंटर में 0 होता है। अच्छा, 0 से लेके 300 है मान लो। इधर है 300, इधर बोल सकते हो मान लो -300, इधर भी लिख देता हूँ -300। अगर आप यहाँ पे पहुंच गए मतलब आप 300 पे पहुंचे हो। तो जब आपका स्नेक मान लेते हैं यहाँ 10 पे है, 10, और यहाँ पे आएगा मतलब वो हो गया 10,300। ये क्या, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, पहले 10 10 हुआ होगा, फिर 100, 200, 300 हुआ होगा। जैसे ही आपके हेड की वैल्यू 10,300 हो जाए, उसको कर दो 10 - 300, ताकि आप यहां से दिखो, उसकी वैल्यू बदल दो। तो ऊपर आप जैसे पहुंचोगे, तुरंत फिर नीचे से दिखने लगेगा, तुरंत चेंज कर दो तो ऐसा लगेगा कि वो नीचे से आया, ऊपर से गया और नीचे से आया। हाँ आप गेम ओवर भी कर सकते हो चाहो तो, अगर आप बोल दो कि वो जो है आपका जैसे ही 300 पे पहुंचे आउट हो गया, ऐसा कुछ, तो रोक दो प्रोग्राम की गेम ओवर। मैंने ऐसा भी किया है कोड इसमें कि अगर उसका हेड उसके ही शरीर के पास पहुंचा तो भी गेम ओवर, ऐसा ऐसा भी किया हुआ है मैंने। तो ये कलर मैंने येलो रखा हुआ है इसका बैकग्राउंड का, आप कलर बदल सकते हो। जो स्क्वायर दिखाई दे रहा है उसको भी चेंज कर सकते हो। देखो कहाँ गया, ये जो आगे उसका हेड है वो स्क्वायर दिख रहा है, आप उसको सर्कुलर बना सकते हो। मैंने उसका कलर पिंक रखा हुआ है, उसकी बॉर्डर ब्लैक है, हेड की बॉर्डर ब्लैक है, वो जो स्क्वायर दिख रहा है आपको, ब्लू या ब्लैक कुछ तो है। और जो ब्लैक कलर का पीछे से जो उसका बॉडी है, उसकी जो बॉर्डर है वो रेड है। तुम लोग ध्यान से देखोगे तो दिखेगा तुम्हें रेड। मैं स्क्वायर की जगह शेप बदल सकता था, सर्कुलर भी ले सकता था, जो चाहिए मुझे वो ले सकता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर दिख रहा है मुझे 20, मेरा स्कोर भी 20 है। और मैं और भी इसको खा सकता हूँ। ये देखो उसके पास गया तो स्क्रीन रिफ्रेश कर दी जाए, देखो रिफ्रेश होगी स्क्रीन। कब समझेगा, ध्यान से स्कोर की पास देखना तुम्हें समझ जाएगा। स्क्रीन रिफ्रेश हो रही है, वो हाईएस्ट स्कोर ब्लिंक हुआ, वो स्क्रीन रिफ्रेश हो रही है। तो ये ऐसे काम करता है बहुत आसान। तो ये गेम भी बनाना पूरा सीखते हैं, एक हेड बनाने से लेके, अगर एक वो खाएगा फूड तो उसकी स्पीड थोड़ी बढ़ा दी जाए, थोड़ी सी। पहले 0.1 स्पीड थी, तो थोड़ी और बढ़ा दी जाए। बढ़ाने का मतलब है वो उसकी स्पीड को 1 से बढ़ाओ, वो 0.001 से बढ़ाया जाता है वैसे, ताकि नहीं तो बहुत जल्दी जल्दी फास्ट हो जाएगा वो, 10 या 20 बार में ही वो एकदम फास्ट हो जाएगा। इसलिए आप उसको चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। हाईएस्ट स्कोर अपडेट हो रहा है, आप जैसे गेम ओवर होता है अगर आप क्लोज नहीं करते हो विंडो, तो वो हाईएस्ट स्कोर वैसे ही दिखेगा, फिर आप खेलोगे।
अगर स्कोर आपका बढ़ गया, हाईएस्ट स्कोर से ज्यादा हुआ, तो अब आपका स्कोर ही लास्ट में हाईएस्ट स्कोर माना जाएगा, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। तो ये खाली सब दिमाग से आपको सोचना है और लॉजिक लगाना है, कुछ भी नहीं है कि स्क्रीन पे यहाँ पे 300 होता है, नीचे -300 होता है, जब वो यहाँ पहुंचे तो 300 को -300 करना है। तो ये सिर्फ सोचने वाली चीजें हैं, याद नहीं। प्रोग्राम बहुत बड़ा है वो। ये देखो प्रोग्राम कैसा है, दिखाता हूँ। राइट क्लिक करता हूँ, ओपन विथ आइडियली करता हूँ, रुक जाओ, एडिट विथ आइडियली। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो इस तरीके से ये मैंने लिखा हुआ है। ये देखो ये कोड है, मैंने यहाँ पे बोला है स्नेक गेम दिखना चाहिए, येलो दिखना चाहिए बैकग्राउंड कलर, देखो बीजी कलर। मैं उसको रेड कर सकता हूँ, रेड दिखेगा। फिर उसके बाद उसका शेप स्क्वायर होना चाहिए, मैं सर्कल भी लिख सकता हूँ तो सर्कुलर शेप दिखाई देगा। फिर ब्लू और पिंक दिखना चाहिए। फिर उसका डायरेक्शन स्टार्टिंग में वो रुका हुआ रहे, हेड हिले ना। कब हिलेगा? बाद में जब आप बोलोगे। तो ये पूरा का पूरा आपको इस तरीके से अप एरो दबाने के बाद वो अप की तरफ जाना चाहिए, डाउन की नहीं। ये भी आपको लिखना पड़ेगा। आप अप एरो दबाओगे कीबोर्ड पे जो बटन है तो अप जाए, लेकिन एक रूल है, आप अगर अप जा रहे हो स्नेक, तो डाउन वाला काम नहीं करेगा। वो क्या उल्टा जाएगा? क्या नहीं जाएगा। हाँ, अप की तरफ है तो राइट और लेफ्ट जा सकता है। अगर वो लेफ्ट राइट की तरफ जा रहा है तो अप या फिर डाउन जा सकता है। ये भी सोचना है हमें, कौन से डायरेक्शन में है उससे हमें तय करना है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हमें सीखनी है। देखो ये कोड है, इसके लिए पहले तुम्हें पाइथन तो आना चाहिए, तभी कोड समझ में आएगा तुम्हें। और ये मेरे पास ये कोड है पूरा इस तरीके से, देखो ये स्कोर वगैरह, ठीक है। तो इस कोड की एक एक लाइन आपको मालूम होनी चाहिए कि वो काम कैसे करता है, तभी आप बना पाओगे। कोई और जैसे पैक मैन करके एक गेम आता है, तुम लोगों ने देखा होगा, वो भी चाहो तो बना सकते हो। कैसा? वो देखो वो एक ऐसे ऐसे करके होता है ना, वो आगे आगे जाएगा खाते खाते, देखा होगा तुम लोगों ने। आप उसको भी बना सकते हो, सीख सकते हो। उससे रिलेटेड जितने भी गेम्स हैं आप बना सकते हो, है बहुत आसानी है। इसमें कुछ है नहीं, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब मैं सबसे पहले तो आज जो भी थोड़ी बहुत बातें मुझे बतानी कि आपको अगर पाइथन सीखना है तो आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। कैसे करते हैं बताता हूँ। पाइथन आइडियली, उसी में मैं प्रोग्राम करता हूँ। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, पाई चार्म है, और भी एक एनाकोंडा करके भी सॉफ्टवेयर है, और भी बहुत सारे हैं। तो मैं पाई चार्म और ये सब नहीं करूंगा, बड़े बल्कि है, वो हैवी है। अगर तुम्हारा कंप्यूटर बहुत पुराना है तो भी तुम चला पाओ ऐसा सॉफ्टवेयर, वो मैं बता रहा हूँ। तो हम पाइथन आइडियली जो है बेसिक उसी को डाउनलोड करेंगे। अगर आप विंडोज 7 भी चलाते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे हाँ। लेकिन पाइथन का हम लोग 3 सीखेंगे, 3.9 अभी जो चल रहा है। मतलब पाइथन 2 अलग है, पाइथन 3 अलग है। 2008 में आई थी पाइथन 3, 2000 में आई थी पाइथन 2। पाइथन 2 इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसमें एप्लीकेशंस बनाए गए थे। पाइथन 3 आने से फेमस हुई वो। उसके फीचर्स ऐसे हैं, बताऊंगा क्या डिफरेंस है उसमें, क्या है इसमें, क्या है, ऐसी बहुत सारी चीजें तुम लोगों को बताऊंगा। बस मुझे ये बताना है कि पाइथन 2 हम नहीं सीखेंगे, वो हमारा फ्यूचर नहीं है, 3 है जो अभी बहुत ट्रेंडिंग में है। जावा को भी उसने अभी जस्ट बीट किया हुआ है। तो बहुत अच्छी लैंग्वेज है। बड़े बड़े मैं बताता हूँ, जावास्क्रिप्ट का भी बहुत ज्यादा अच्छा मार्केट है। लेकिन अगर मैं बात करूँ किसी बड़े एप्लीकेशन की जिसमें लाखों डेटा, आपको लाखों डेटा में से किसी डेटा को सर्च करना या निकालना है, तो सबसे बेस्ट है पाइथन या जावा। फिर जावास्क्रिप्ट नहीं, फिर वो नहीं काम कर पाता। वो बहुत बड़े बड़े डेटा के ऊपर नहीं काम कर सकता। इसलिए जब भी बहुत बड़े डेटा की बात होती है तब आपको ये लैंग्वेजेस सीखनी पड़ती है। ये बहुत बड़े डेटा पे भी बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ पाइथन डाउनलोड, बस इतना ही सर्च करूंगा यहाँ पे, और जैसे ही सर्च करूंगा पहली वेबसाइट आएगी python.org, उस पर मैं क्लिक करूंगा। आप पाइथन 3.10 को डाउनलोड कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। एक बार और आपको करके दिखा देता हूँ। देखो डाउनलोड स्टार्ट हो गया यहाँ पे, ये देखो ये डाउनलोड हो गया यहाँ पे तुरंत। आप भी कर सकते हो डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद जब मैं उस पर क्लिक करूंगा, मैंने तो इंस्टॉल ऑलरेडी किया हुआ है,
लेकिन चलो एक बार जस्ट दिखा रहा हूँ फ्रंट पेज, एक चेक मार्क करना होता है, इसके लिए मैं दिखा रहा हूँ। तो मुझे ये बताना है कि आप अगर विंडोज 7 यूज करते हो तो 3.7 से पुराना वर्जन डाउनलोड करना। फिर से करता हूँ इसे, 3.7 से पुराना डाउनलोड करना, क्योंकि फिर वो चलेगा नहीं। ये मैंने सिक्योर रखा हुआ है, इंस्टॉल एनीवे करता हूँ। ये देखो, अच्छा यहाँ पे, यहाँ नीचे ना एक चेक मार्क का ऑप्शन दिखेगा तुम जब इंस्टॉल करोगे। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए मुझे नहीं दिख रहा है, और उधर लिखा होगा ऐड पाथ, आप उसको चेक कर लेना। जनरली चेक नहीं होता, कर लेना, क्यों बताऊंगा बाद में। बस उतना ही करना है, बाकी नेक्स्ट 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 करो हो जाएगा। कभी कभी नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं वो चेक मार्क रह जाता है, गलत नहीं है वो, उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं, लेकिन बाद में एक ऐसी चीज मुझे पढ़ानी जहां पे जरूरत पड़ेगी, इसलिए उस कमांड लाइन आर्गुमेंट पढ़ाऊंगा, उस समय जरूरत पड़ेगी। तो वो चेक मार्क कर लो और 3.7 से पुराना वर्जन डाउनलोड कर लो। किस लिए, यहाँ लिखा भी होगा कि आप विंडोज यूज करते हो ना, विंडोज पे क्लिक करो, यहाँ लिखा हुआ है नोट दैट पाइथन 3.10 कैन नॉट बी यूज्ड ऑन विंडोज 7, लिखा है। नीचे जाओगे तो विंडोज के और भी सारे वर्जन्स आपको यहाँ मिलेंगे। यहाँ लिखा है कि 3.8 कैन नॉट बी यूज्ड ऑन विंडोज एक्सपी, अच्छा मतलब 7 में चलेगा, 3.8 डाउनलोड कर लो। मतलब यहाँ पे ही दिख रहा है हमें, एक्सपी वाला भी मिलेगा आपको नीचे पाइथन, वो भी कर सकते हो डाउनलोड, इसलिए कोई इश्यू नहीं है। डाउनलोड जब आप इंस्टॉल कर लोगे तो आपको सर्च बॉक्स में जाके आइडियली सर्च करना है, एक विंडो आ जाएगी, ये यहाँ पे आपको प्रोग्राम टाइप करने हैं पाइथन के। जैसे मैं लिख देता हूँ एक नाम की मेमोरी में 10 रख दो, बी नाम की मेमोरी में 20 रख दो, उसके बाद लिख देता हूँ a प्लस बी, कहाँ गया a प्लस बी, अरे ये गलत है, क्यों, बी स्मॉल हो गया, a प्लस बी, ये देखो तुरंत बताएगा आपको। ना ही यहाँ कोई डेटा टाइप लिखना इंट ए, मेमोरी वगैरह बनाने की जरूरत ही नहीं, जैसे आप सी सी प्लस प्लस में बनाते थे। यहाँ इंटरनली ब्लॉक्स बनते हैं, डेटा को देख के वो इंट टाइप का ब्लॉक बनता है, कैसे बनता है आगे मैं पढ़ाने वाला हूँ, बहुत डिटेल में उसे हमें पढ़ना है। बस यही है, अगर प्रॉपर तुम लोगों ने ध्यान दिया तो 100% इजीली तुम्हें समझ में आएगा सब कुछ। तुम्हारी अगर एब्सेंटी रहेगी बीच बीच में स्टार्टिंग के एक वीक, तो तुम्हें बाद में प्रॉब्लम आएगी, तब तुम्हें अच्छे से नहीं समझेगा। तो इसलिए तुम्हें स्टार्टिंग के एक वीक मतलब 7 से 8 लेक्चर्स तो सीरियसली करने हैं, जब भी होंगे तब। लेकिन उसके बाद से तुम अगर किसी दिन नहीं आ पाए तो भी बहुत इशू नहीं होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ही जो कुछ सीखना है हम सीखेंगे, सिंटैक्स, डेटा टाइप, फॉर लूप, बहुत कुछ, बहुत सारी चीजें हमें स्टार्टिंग में सीखनी है। इसलिए ध्यान रखो स्टार्टिंग के लेक्चर्स बहुत जरूरी होंगे, तुम्हें बहुत सीरियसली अच्छे से करने हैं, समझ में आएंगे, और बहुत सिंपल भी है। टफ कहाँ लगेगा तुम्हें, जब मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन शुरू करूंगा तब टफ लगेगा, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। हाँ, उसके लिए सी प्लस प्लस जिसको आती है उसको थोड़ा इजी लगता है, और ऐसा नहीं कि पाइथन वाले समझ ही नहीं सकते, समझ जाएंगे वो। लेकिन ये होता है कि एक बार कोई चीज हमने सीखी है उसको रिलेट कर सकते हैं, अच्छा वहां पे ऐसा था, इधर ऐसा है, पहली बार सीखोगे तो सी प्लस प्लस में रिलेट करोगे, ऐसा होता है, तब सी प्लस प्लस आसान लगेगी। तो वो ये चीज होती है, जावा सीखते हैं तो सी प्लस प्लस में क्लासेस पढ़ा है तो जावा में आसान लगता है। एक बार आपने वो कंसेप्ट समझी है तो अगली बार आपको आसान लगती है, ये फर्क होता है, इसके लिए जरूरी है। और जो हमारी जो पाइथन की फीस है वो मैंने बताया हुआ है कि 3500 है, लेकिन इस बैच की मैं 2800 रखूंगा। वन टाइम पेमेंट अगर आप करते हो स्टार्टिंग में तो 2800 देने पड़ेंगे, और जिसे इंस्टॉलमेंट में देने हैं थोड़े थोड़े तो फिर वो पूरे 3500 देगा। तो इस बैच में मैं ऐसे ही करूंगा जिसमें तुम लोगों को 2 प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे हमारे एंड में, या फिर आधे से ज्यादा जब सिलेबस हो जाएगा तो मैं प्रोजेक्ट शुरू करूंगा, ताकि तुम्हें वो चीजें समझ में आए, कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है प्रोजेक्ट के लिए। जब तक मैं वो पढ़ा ना दूं तो प्रोजेक्ट शुरू करके फायदा क्या है जब तुमको समझेगा नहीं, इसलिए वो जरूरी है, वो मुझे बाद में सिखाना है। दूसरी बात, जितनी भी चीजें मैंने अभी एक्सप्लेन की है प्रॉपरली एक्सप्लेन की है यहाँ पे, मतलब जो लोग ऑनलाइन है मुझे नहीं लगता उन्हें कोई बहुत इश्यू आया होगा समझने में, क्योंकि स्क्रीन पे जो भी मैं लिख भी रहा हूँ एक्सप्लेनेशन पूरे स्क्रीन पे कर रहा हूँ, अगर हेडफोन लगा के नोटबुक लेके बैठा है तो मुझे नहीं लगता प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि मेरे पास ना ही कोई पीपीटीज होती, कभी मैं पीपीटीज वगैरह यूज नहीं करता कभी।
जो भी चीजें तुम्हारे सामने ही टाइप करूंगा, तुम्हारे सामने ही एक्सप्लेन करूंगा, मेरे पास रेडीमेड कंटेंट होता ही नहीं। तुम्हारे लिए नया फोल्डर फिर से बनाऊंगा इस बैच का, और उसमें सारे प्रोग्राम सेव करूंगा, जितने भी मैं जब जब पढ़ाऊंगा तब तक सारे प्रोग्राम्स उसमें सेव होते जाएंगे। पुरानी चीजें मैं यूज नहीं करता, प्रोग्राम कभी सर्च करके पढ़ के नहीं पढ़ाता, जो भी रहेगा तुम्हारे सामने रहेगा कंटेंट, ताकि तुम उसे सीखो। लॉजिक भी लगाना है तो मेरे साथ ही तुम भी लगाओ, मैं लगाऊंगा तुमसे पूछ पूछ के लगाऊंगा, ताकि तुम्हें भी सीखने को मिलेगा। रेडीमेड लगा हुआ लॉजिक पढ़ दूं, तुम समझ जाओगे लेकिन लगा नहीं पाओगे खुद से, जब तुम्हें करने को बोला जाएगा तो नहीं जमेगा। इसलिए जरूरी ये होता है कि बहुत ही एक वे होता है पढ़ने का भी और पढ़ाने का भी, उस तरीके से अगर पढ़ाया जाए तो बड़े आसानी से तुम सीख जाओगे कोई भी लैंग्वेज, डायरेक्टली जावा भी सीख जाओगे, अगर सी सी प्लस प्लस नहीं भी सीखी फिर भी, अगर वो तरीका हमें पता है कैसे हमें पढ़ाना है बस। ऑनलाइन जैसे किसी दिन तुम नहीं आए, ऑनलाइन कर लो, लेकिन ये सोचोगे कि चलो ऑनलाइन करेंगे लेकिन वो भी नहीं हुआ, तब तुम्हारा नुकसान है। स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स मैं रिकॉर्डेड करता हूँ 4-5, वो सेंड कर देता हूँ, जब भी जिसको जरूरत है तुम अपने फ्रेंड्स को भेज सकते हो, वो उसको देख के तय करे उसे क्लास लगाना है कि नहीं, वो उसकी पर्सनल चॉइस है। उसके बाद नहीं मिलते सारे, किसी दिन तुम्हें जरूरत है, अर्जेंट है, उसी दिन मैं लेक्चर देता हूँ कि आज का टॉपिक टफ लगा है तो मुझे लेक्चर चाहिए, तो मैं भेज देता हूँ। और जब मुझे लगता है कि आज मैं जो कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ ये थोड़ी कंफ्यूजिंग है और थोड़ी टफ है, और एक लड़के की एग्जाम थी अर्जेंट उस दिन, इसलिए मैं उसके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो वैसे टाइम पे तुम्हें मैं दे दूंगा, तुम उसको देख सकते हो। लेकिन जनरली रिकॉर्डेड लेक्चर ना स्टूडेंट्स देखते नहीं है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, नहीं देखते। वो सोचते हैं कि अभी आज मैं अभी 4 बजे नहीं जाऊंगा क्लास, सर को बोल देता हूँ कि मुझे काम है, उसके बाद मैं देख लूंगा रात को 8-9 बजे के आसपास, ऐसा सोचते हैं वो। फिर 8-9 बजे के आसपास उन्हें ये लगता है 1 घंटे का लेक्चर है, मेरे पास तो सिर्फ आधा घंटा है, नहीं हो पाएगा, बाद में देखता हूँ लेक्चर, अभी दूसरे काम कर लेता हूँ। फिर रात को लेट हो जाता है, अरे यार 1 घंटा पूरा टाइम देना पड़ेगा, 10-15 मिनट में तो होगा भी नहीं, एक काम करते हैं बाद में ही देख लेंगे, फिर अपने काम करते हैं, और रह जाता है अगले दिन फिर क्लास होता है। और अगले दिन क्लास होने की वजह से वहां प्रॉब्लम आती है तुम्हें, क्लास में प्रॉब्लम तो आएगी। अब पुरानी चीज नहीं समझी है तो नई कैसे सीखोगे, इसलिए ना कोशिश ये करो कि मैं रिकॉर्डेड लेक्चर से बचूं। हाँ, रिवीजन कर रहे हो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहली बार अगर देखना है तो बहुत सीरियसली आपको देखना पड़ेगा, नहीं तो आपका नुकसान है उसमें। ठीक है, तो मैं आज इतना ही पढ़ाऊंगा, फर्स्ट डे है हमारा, कल मुझे एक काम भी है शायद, तो कल क्लास हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मैं डालूंगा ग्रुप पे जितने भी हो सब लोग। परसों से हमारा क्लास रेगुलर स्टार्ट हो जाएगा, सैटरडे के दिन रहेगा क्लास, कल मुझे दोपहर को ही जाना है, 12 के आसपास मेरी सुबह की बैच होगी, 3-4 बजे तक मेरा काम है कल। तो हो गया, मैं आ जाऊंगा तो फिर होगा क्लास, अगर लेट हुआ तो फिर नहीं होगा, ऐसा है। तो इसके लिए, क्योंकि एक छुट्टी भी अगर मुझे लेनी है तो वो सिर्फ एक बैच के लिए है, या 2 बैच के लिए जो होती है मेरी, बाकी पूरा दिन मेरा शेड्यूल रहता ही है। और संडे के दिन भी सारी बैचेस होती है, और हर दिन बैचेस होती है, तो छुट्टी किसी दिन नहीं होती। तो टाइम निकालना है तो दोपहर वाला मिल जाता है, और कभी शाम का है तो फिर तो नहीं मिलता, फिर या तो बैचेस के बाद। तो कल जो काम है वो मेरा 1-2 बजे के आसपास का काम है, मुझे जाना है, वो सीए के भी बहुत सारे, वो भी आईटीआर वगैरह का भी काम है, तो इसके लिए। ठीक है, मैं अभी का लेक्चर यहाँ से स्टॉप करता हूँ, किसको पहला लेक्चर देखना रहेगा वो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करना, उन्हें मैं लेक्चर सेंड कर दूंगा, तुम अपने फ्रेंड्स को भी भेज सकते हो, वो भी इस लेक्चर को देख सकते हैं, और उनके फ्रेंड्स को भी भेज सकते हैं, जिसे ज्वाइन करना है वो परसों से ज्वाइन कर सकता है। अगर कल हुआ क्लास तो मैं जरूर लूंगा, नहीं हुआ तो परसों से हमारा यही टाइम रहेगा। हाँ, लेकिन ये बैच मैं सुबह करने वाला हूँ, ये बैच जो है सुबह करने को सोच रहा हूँ, करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा टाइम लगेगा मुझे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरे 3-3 बैचेस हो रहे हैं बीच में, तो शाम को लिया तो भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स मुझे बोल रहे थे सुबह, तो मैं बात कर लूंगा तुम लोगों से, कुछ रहेगा तो फिर हम देखेंगे क्या है, उस हिसाब से तय करेंगे। ये टाइम तो सही है, मुझे भी पता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का बोलना था कि सुबह रहेगा तो ज्यादा अच्छा है, इसलिए मैं सोच रहा था, लेकिन ठीक है बात करेंगे इसके बारे में। चलो फिर आज इतना ही होगा, बाय सबको।